आंकलन, मापन, मूल्यांकन की अवधारणा, इस सबका कॉमन टॉपिक है। तो आंकलन की अवधारणा, आंकलन क्या होता है? असेसमेंट होता है, उसको आंकलन कहते हैं अपने। असेसमेंट को आंकलन कहते हैं। और असेसमेंट है वो लैटिन भाषा के एसिडेयर शब्द से बना है। किससे बना है? एसिडेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू सिट विद, यानी कि साथ बैठना। असेसमेंट एनसीएफ 2005 के बाद में ज़्यादा प्रचलन में आया, पहले नहीं था इतना, लेकिन अभी थोड़ी इसकी ज़्यादा होने लगी है चर्चा एनसीएफ 2005 के बाद में। तो आंकलन है वो असेसमेंट, आंकलन ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, लगातार चलता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। संवाद के रूप में भी चल सकता है और ये सुझावात्मक होता है, सुझाव देता है। व्यवहार परिवर्तन के संबंध में आंकड़े, जानकारियां एकत्रित करने की प्रक्रिया ये, जो भी अधिगम हुआ ना उसके संबंध में जानकारियां या आंकड़े एकत्रित करता है। यानी कि पढ़ाते पढ़ाते टीचर ये जान लेता है कि ये इनकी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की रेमेडी चाहिए इनको, तो वो सब आंकलन के अंतर्गत आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता, यानी कि कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते 5 मिनट बाद में चेक करेगा कि इनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जो पढ़ा रहे हैं वो कितना कारगर है, वो आंकलन में आता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन एवं सुधार करने की प्रक्रिया है। आवश्यक संशोधन एवं सुधार करने की प्रक्रिया है। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में ये लिया जा सकता है। और कमजोरी की पहचान करके उसका विश्लेषण एवं समीक्षा कर सुझाव देने की प्रक्रिया है ये। कमजोरी की पहचान करो, उसका विश्लेषण एवं समीक्षा करके सुझाव देने की प्रक्रिया है आंकलन। अधिगम को समृद्ध करने की प्रक्रिया है आंकलन, उसको और अधिक बेटर बनाने की, विद्यार्थियों के लिए, ताकि अधिगम समृद्ध बने। रैंक ग्रेड उपलब्धि प्रदान नहीं करता है ये, रैंक ग्रेड या कोई भी नंबर प्रदान नहीं करता है, ये सिर्फ सीखने के लिए आंकलन है। सीखने का आंकलन नहीं है, सीखने के लिए आंकलन है। निदानात्मक संरचनात्मक आंकलन के ही प्रकार हैं। निदानात्मक संरचनात्मक आंकलन के ही प्रकार हैं ये। निदानात्मक संरचनात्मक ये आंकलन के प्रकार हैं। और ये गुणात्मक प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है? गुणात्मक प्रकृति का होता है, ना कि मात्रात्मक। मात्रात्मक में तो मूल्य वो चला जाएगा आगे, जैसे अपने ग्रेड वगैरह देते हैं। उसके बाद है मापन। मापन होता है मात्रात्मक। मापन मेजरमेंट कहते हैं जिसे। मूल्यांकन का ही एक अंग है ये मापन होता है। इसका संकुचित, संकीर्ण और नेरो अवधारणा है। ये एक संकुचित, संकीर्ण और एक नेरो अवधारणा है, क्योंकि ये मात्रात्मक होती है। केवल ज्ञान की मात्रा का परीक्षण करती है, कितना सीखा है। प्रक्रिया के अंत में किया जाता है ये, केवल मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, गुणात्मक नहीं होता है, और प्रक्रिया के अंत में होती है। ये सीखने का आंकलन होता है। केवल संज्ञानात्मक पक्ष तथा एकांगी प्रक्रिया है ये, केवल मात्रा का मापन करता है। सीखने की उपलब्धि को अंकों प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करता है। ABC ग्रेड या नंबर या परसेंटेज कुछ न कुछ प्रदान करता है। उसके बाद में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन इवोल्यूशन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकृति का होता है ये, और योगात्मक सम्मेटिव भी होता है। प्रक्रिया के अंत में लिया गया एक निर्णय होता है, सुझावात्मक नहीं होता, बल्कि ये एक निर्णय होता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से जुड़ा हुआ होता है मूल्यांकन। मापन और मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन, मापन एवं मूल्य निर्धारण,
मापन तो मात्रात्मक होगा और जबकि मूल्य निर्धारण ये गुणात्मक होगा, और इन दोनों को मिला करके आपका मूल्यांकन बढ़ता है। वस्तु कितनी है, मापन है। वस्तु कैसी है, वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, मापन इसका एक अंग है। आंकलन के प्रकार, एक SBA होता है और एक LSA होता है। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है और LSA लार्ज स्केल असेसमेंट होता है। ये गुणवत्ता का सूचक होता है। जो LSA होता है वो गुणवत्ता का सूचक होता है। SBA विद्यालय आधारित आंकलन होता है, जिसके अंतर्गत FA, SA, टेस्ट वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं SBA में। और नई नीतियों के निर्धारण के लिए व्यापक उद्देश्य होते हैं। ये पूरे राष्ट्र स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर कैसे भी काम कर सकते हैं। LSA होते हैं जो, ये बहुत बड़े स्तर पर आंकलन किया जाता है। जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, फिर उसके बाद में कुछ नीतियाँ डिसाइड की जाती है कि अपनी शिक्षा का स्तर ऐसा है भारत में, तो ऐसा कुछ लाना चाहिए। तो ये पूरे एक बड़े स्तर पर काम करता है। जो SBA है वो एक छोटे स्तर पर स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है SBA, और SBA सीखने के लिए आंकलन होता है और SBA सीखने का आंकलन होता है ऑफ, और सीखने के रूप में समान आंकलन होता है एज। 3 चीज़ें होती है इसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट में। सबसे पहले सीखने के लिए आंकलन, ये शिक्षक करता है। व्हाट ए टीचर शुड बी डू, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर बीच बीच में करता रहता है। शिक्षण अधिगम प्रभावशीलता की जांच करता है कि कितना प्रभावी है शिक्षण, और बालकों की अधिगम प्रगति का पता करता है, उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना उनको समझ आया है, ये सब इसमें आता है। और ये करता कौन है, शिक्षक स्वयं करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रतिपुष्टि, ये फीडबैक देते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रतिपुष्टि फीडबैक देते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका सुझाव देते हैं। सुधारात्मक, विकासात्मक, परामर्शात्मक प्रकृति का होता है ये, सुधार करने के लिए, और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। और बालकों को कोई स्तर, ग्रेड, उपलब्धि प्रदान नहीं करते। ये बालकों को कोई स्तर, उपलब्धि, ग्रेड, अंक प्रदान नहीं करते। ये सिर्फ सुधार करने के उद्देश्य से कि ये गड़बड़ हो रही है, इसको यहाँ सही करो। संरचनात्मक और निदानात्मक, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक असेसमेंट और एक निदानात्मक परीक्षण, ये दोनों इसी में आते हैं। फिर सीखने का आंकलन, सीखने का आंकलन शिक्षक करता है। और सीखने का आंकलन यानी कि ऑफ, व्हाट एज स्टूडेंट डू, एक छात्र क्या करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में या पूर्ण होने पर निर्णायक प्रकृति के होते हैं। सीखने का आंकलन है वो एक तरीके से निर्णायक प्रकृति का होता है, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। ये प्रक्रिया की समाप्ति पर बालकों के अधिगम स्तर का निर्धारण कर उन्हें उपलब्धि, अंक, ग्रेड प्रदान करते हैं। औपचारिक स्वरूप में होते हैं ये। योगात्मक आंकलन, ऐसे समेटिव असेसमेंट, एक उपलब्धि परीक्षण और टर्म परीक्षाएं जैसे परख पत्र वगैरह हो गई, ये सब एंड ऑफ द सेशन होते हैं, और ये आपके इसमें आते हैं सीखने का आंकलन में। फिर आता है सीखने के रूप में समान आंकलन, ये विद्यार्थी स्वयं करता है। एज, प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं की अधिगम प्रगति को जांचने के लिए किया गया स्व आंकलन, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। स्व आंकलन अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं की प्रगति के लिए। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन। मूल्यांकन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, क्यूलेन और हन के अनुसार विद्यालय में बालकों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों के संबंध में प्रदत्तों, सूचनाओं व आंकड़ों का संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। प्रदत्तों
का संबंध है वो क्यूलेन और हन के अनुसार है, सूचनाओं और आंकड़ों का संबंध। वेसले और कार्टराइट के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा निश्चित समय में शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को मापा जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इनको मापा जाता है वेसले और कार्टराइट के अनुसार। फिर कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अविच्छिन्न अभिन्न अंग है। मूल्यांकन के द्वारा केवल शैक्षिक उपलब्धि की जांच ही नहीं की जाती बल्कि इसमें शैक्षिक प्रक्रिया के सुधारने का भी सहायता मिलती है। शैक्षिक प्रक्रिया को सुधारने में भी सहायता मिलती है। बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। बीएस ब्लूम के अनुसार मुफात मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से कहीं ज़्यादा है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखती है तथा व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। NCF 2005 क्या कहता है? संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक, यह शब्द दिखेंगे आपको इसमें। तो मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के उद्देश्य से संज्ञानात्मक तथा सह संज्ञानात्मक दोनों क्षेत्रों में सीखने की गति और उपलब्धियों के बारे में साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है और इस प्रकार मूल्यांकन में सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण और निर्णय लेना निहित है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, यह एक विवरणात्मक प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अविच्छिन्न, अभिन्न और आंतरिक अंग है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करता है। ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को मापता है। व्यवहार के तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक से संबंधित होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकृति का होता है मूल्यांकन। उद्देश्यों से निकटतम संबंधित होता है मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है मूल्यांकन। मूल्यांकन के सोपान 3 होते हैं। ब्लूम के मूल्यांकन के उपागम के अनुसार मूल्यांकन के निम्न 3 सोपान हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करना, कोई उद्देश्य है उनका निर्धारण करना, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के सापेक्ष उन्हें परिभाषित करना, यानी कि सबसे पहले एम उद्देश्य बनाना जो साध्य है, क्या पढ़ाएंगे, क्या उद्देश्य प्राप्त होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। दूसरे चरण में क्या होता है, अधिगम अनुभवों की योजना बनाना, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, अपना अनुभव प्रदान करने का या पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, व्यूह रचनाएं क्या रहेगी, आगमन, विधियाँ, प्राविधियाँ क्या यूज़ करेंगे, ये माध्यम होता है, टूल होता है। और तीसरा है वो है आपका मूल्यांकन, प्राविधियों का चयन करना तथा मूल्यांकन योजना बनाना। मूल्यांकन उनको यह प्रमाणित करना कि इसने इस चीज़ का अधिगम कर लिया है, क्या अधिगम कर लिया है, तो उनका चयन करना, किस तरीके से आप उनकी जांच करोगे और जांच करके प्रमाण या साक्ष्य देना, वो प्रमाण अथवा साक्ष्य हो जाएंगे। साधन, साध्य, साधन और प्रमाण, साक्ष्य, ये 3 सोपान है। मूल्यांकन की आवश्यकता तथा महत्व। बौद्धिक योग्यता के अनुसार छात्र समूह विभाजन करने में सहायक, ताकि प्रत्येक समूह के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजनाएं बनाई जा सके। ये मूल्यांकन का महत्व है। शिक्षण व्यूह रचनाओं के निर्धारण में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही डिसाइड कर सकते हैं। विद्यार्थियों के कुशल शैक्षिक निर्देशन में सहायक है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंध में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त करने और उसे और अधिक प्रभावशील बनाने में। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि व सह शैक्षणिक उपलब्धि की जांच करने में सहायक है। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि तथा सह शैक्षिक उपलब्धि की जांच करने में सहायक है। खेलकूद प्रतियोगिता, संगीत, नृत्य, ये सब सह शैक्षणिक गतिविधि में आते हैं और शैक्षिक में जैसे पढ़ना हो गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने में सहायक होता है मूल्यांकन और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अपेक्षित सुधार के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन की पद्धतियों में सुधार के लिए आवश्यक है।
यह मूल्यांकन की आवश्यकता अथवा महत्व है। फिर उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती है। मूल्यांकन है वो विभेदकारी होनी चाहिए। मूल्यांकन ऐसा हो जो विभेदकारी हो। मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें वह कक्षा समूह के विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं जैसे प्रतिभाशाली, औसत, पिछड़े बालकों की पहचान करने में सक्षम हो, और इस हेतु मूल्यांकन में कठिन, मध्यम और सरल तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना चाहिए। तो मूल्यांकन ऐसा हो कि विभेदकारिता उसके अंदर हो। मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा मूल्यांकन जिसमें निहित प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय यानी कि यूनिक हो, तथा परीक्षक यानी कि जो चेक करता है वो बदल जाए तो भी परिणाम में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उसके अंदर। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सदैव निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होता है। फिर मूल्यांकन की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी संगत परिणाम, कंसिस्टेंसी आती है, अर्थात परिणामों में अंतर नहीं आना चाहिए। अगर मेथड चेंज कर दिया जाए तो भी परिणाम में अंतर नहीं आना चाहिए। संगतता, कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी आंतरिक संगतता, और एक टेम्परल कंसिस्टेंसी कालिक संगतता। पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों या एकांश पर समान परिणाम आना चाहिए, और एक कालिक अलग अलग समय अंतराल पर परीक्षण करने पर भी समान अंतराल आना चाहिए। संगतता, कंसिस्टेंसी दो प्रकार की होती है। मूल्यांकन की वैधता, वैलिडिटी। मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन वैध माना जाता है जो शुद्धता एवं सार्थकता से उस गुण का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जिस हेतु उसे प्रसारित किया जाता है। वैलिडिटी, जैसे डॉक्टर है, अगर आपकी बीपी चेक करनी है, अगर वो थर्मामीटर लगाएगा तो क्या उससे बीपी चेक होगी? वो मूल्यांकन वैध नहीं होगा। स्टेथोस्कोप की जगह स्टेथोस्कोप ही लगाना पड़ेगा। मूल्यांकन की सततता, तो साथ साथ लगातार चलना चाहिए मूल्यांकन सावधिक पीरियोडिक न होकर के बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर प्रत्येक अधिगम स्तर पर होना चाहिए। सततता, परिणामों की नियमितता, परीक्षणों की नियमितता, अधिगम अंतरालों की पहचान करना और उपचारात्मक उपायों का प्रयोग करना। सततता में ये फायदे होते हैं। तो परीक्षणों की नियमितता रहेगी एक तो, और अधिगम अंतरालों का पता लग जाएगा, और उपचारात्मक उपाय भी आप कर सकते हैं। जो गलती कर रहा है उसको सुधार भी सकते हैं। मूल्यांकन की व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिव, सब कुछ समाहित होना चाहिए मूल्यांकन में। ऐसा मूल्यांकन व्यापक विस्तृत होता है जिसमें दायरे की व्यापकता हो, व्यवहार के तीनों पक्ष शामिल हो, विषयों की व्यापकता हो, पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग विषय वस्तु सम्मिलित हो, और मूल्यांकन उपकरणों, टूल्स की व्यापकता, मूल्यांकन की विभिन्न प्राविधियों का प्रयोग किया गया हो। फिर मूल्यांकन की व्यवहारिकता, मूल्यांकन है वो व्यवहारिक होनी चाहिए। जैसे भाषा हो गई वो जटिल न हो, तो इस तरीके से मूल्यांकन है वो व्यवहारिक मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन जो समय, परिस्थितियों तथा साधनों के अनुकूल हो, जिसकी भाषा व्यवहारिक हो, जटिल न हो। 2 घंटे में 500 क्वेश्चन करने हैं, ये जटिल ही है, ये व्यवहारिकता थोड़ी है। 2 घंटे में 100, 110, 120 प्रश्न हो तो बात जचती है, लेकिन 500 प्रश्न बहुत मुश्किल है। मूल्यांकन प्राविधियों का वर्गीकरण, प्रकृति के आधार पर मूल्यांकन प्राविधियों का वर्गीकरण। मूल्यांकन प्रकृति के आधार पर किस तरह से हो सकता है? तो 2 प्रकार होते हैं। परिमाणात्मक, मात्रात्मक प्राविधियां होती है, एक तो क्वांटिटेटिव, एक होती है गुणात्मक प्राविधियां, क्वालिटेटिव। जो परिमाणात्मक, मात्रात्मक प्राविधियां हैं, ये प्राविधियां व्यवहार के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्ष से जुड़ी होती है।
ये प्रविधियाँ व्यवहार के संज्ञानात्मक क्रियात्मक पक्ष से जुड़ी होती है, जबकि जो क्वालिटी वाली है, गुणात्मक है, ये व्यवहार के भावात्मक पक्ष से जुड़ी होती है। सीखने की मात्रात्मक अभिव्यक्ति करती है जो क्वांटिटिव है, और जो क्वालिटी है वो आपकी भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोण आदि गुणों का परीक्षण होता है। ये सामान्य उपलब्धि परीक्षण इस श्रेणी में होते हैं। जो क्वांटिटिव है वो सामान्य उपलब्धि परीक्षण इसी श्रेणी में होते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन प्राविधियाँ, और उसके बाद देखेंगे गुणात्मक प्राविधियाँ। तो परिमाणात्मक में कौन कौन आते हैं? जैसे मौखिक परीक्षण हो गया कोई, वो इसमें आएगा। प्रायोगिक परीक्षण हो गया, लिखित परीक्षण हो गया। लिखित परीक्षण के आगे 4 प्रकार हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ के आगे 2 प्रकार हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। और प्रत्यास्मरण है उसके 2 प्रकार हैं, सामान्य प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न हो गए जैसे। और प्रत्याभिज्ञान में आपके सत्य असत्य वाले, सुमेलित करना, वर्गीकरण, बहुविकल्प यानी कि MCQ टाइप, और एक सादृश्य एनालॉजी वाले। और गुणात्मक प्रविधियाँ कौन कौन सी है? जैसे अभिवर्ती मापन, समाज मिति विधि, जेल मोरेनो विधि, अवलोकन या निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण, जांच सूची, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, संचयी अभिलेख, ये सब गुणात्मक प्रविधियों में आते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौखिक परीक्षण। ये बालकों की स्मरण शक्ति, एकाग्रचित्तता, सजगता, तत्काल प्रतिक्रिया, उच्चारण, श्रवण क्षमता, इन सब का परीक्षण मौखिक परीक्षण करते हैं। इन सब की जांच करते हैं वो। मौखिक परीक्षणों का सर्वाधिक प्रयोग प्रारंभिक कक्षा के स्तरों पर किया जाता है। मौखिक परीक्षण है वो सर्वाधिक प्रारंभिक कक्षा का जो स्तर है ना, वहाँ पर किए जाते हैं। और विश्वसनीयता के गुण कम होते हैं और निष्पक्षता भी कम होती है इसमें। विश्वसनीय नहीं होता मौखिक किया गया परीक्षण, और एक आपकी निष्पक्षता भी नहीं होती, कोई टीचर का किसी के प्रति झुकाव भी हो सकता है। लिखित परीक्षणों के पूरक परीक्षण जरूर है। ये जो लिखित परीक्षण लेते हैं उसका पूरक जरूर होता है, इतना भी बेकार नहीं है। 2 नंबर का होता है प्रायोगिक परीक्षण, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग। अवलोकन द्वारा सीखने तथा करके सीखने पर आधारित होता है आपका प्रायोगिक परीक्षण। एक तो देख करके और एक करके, दोनों समाहित होते हैं इसमें। क्रियात्मक अथवा कौशलात्मक पक्ष की जांच करता है। एक्टिविटी बेस्ड जो जांच होती है वो करता है ये। सिद्धांतिक ज्ञान की क्रिया प्रयोग द्वारा पुष्टि। सिद्धांतिक ज्ञान की क्रिया या प्रयोग के द्वारा पुष्टि करना। उसके बाद है लिखित परीक्षण। लिखित परीक्षण में आपके आते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें प्राय प्रश्नों का उत्तर है वो 1-2 वाक्यों में दिया जाता है। फिर आते हैं लघुतरात्मक, इसमें प्रश्नों का उत्तर प्राय एक पैराग्राफ 8-10 लाइन वाक्य में दिया जाता है। फिर आता है निबंधात्मक प्रश्न, इसमें वर्णनात्मक रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, वर्णन किया जाता है पूरा का पूरा। फिर आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनका उत्तर प्राय एक शब्द में या दिए गए विकल्पों में से चयन करके दिया जाता है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय, यूनिक होते हैं, फिक्स होते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण, इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर स्मरण करके बताना होता है या एक शब्द में लिखना होता है, रिकॉल करके। और प्रत्यास्मरण में 2 प्रकार होते हैं, साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु। एक रिक्त स्थान पूर्ति वाले हो जाएंगे, दूसरे प्रयोजना विधि के प्रतिपादक डैश 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 हैं। तो ये आपका प्रत्यास्मरण हो गई। अभी प्रत्याभिज्ञान, रिकॉग्निशन। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों या स्थितियों से किसी एक का चयन करना होता है, वो प्रत्याभिज्ञान होते हैं। और प्रत्याभिज्ञान 5 प्रकार के होते हैं। इसके 5 टाइप होते हैं, सत्य असत्य वाले,
जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये सत्य है या असत्य है। उसके बाद है सुमेलित करना, मिलान करने वाले, वर्गीकरण करना, विषम पद छांटना उनमें से एक, और एक सादृश्य प्रश्न जैसे मेज, लकड़ी, कोट, कपड़ा, ये एनालॉजी वाले। और इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ टाइप, जैसे रूट 196 का मान होगा 14। वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक तथा खुली किताब परीक्षाएं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसे परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों का उत्तर 1-2 शब्दों में या दिए गए विकल्पों में से एक का चयन करके किया जाता है। जैसे प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान वाले प्रश्न हैं, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण क्या क्या हैं, तो ये समूचे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, एक तो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे, यानी कि इनमें व्यापकता का गुण है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विभेदकारिता के गुण अधिक होते हैं। कक्षा के प्रतिभाशाली औसत पिछड़े विद्यार्थियों की पहचान करके अच्छे से उनको अलग अलग कर सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय यूनिक होते हैं, अतः इन परीक्षणों का मूल्यांकन विश्वसनीय, निष्पक्ष और वैज्ञानिक होता है। परिणाम पर परीक्षक के दृष्टिकोण, मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर मानकीकरण किया जा सकता है। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष क्या क्या हैं, निर्माण में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और अनुमान से, तुक्के से उत्तर लग सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो एक तुक्का लग सकता है। केवल स्मरण शक्ति का परीक्षण करती है, तर्क चिंतन उनका नहीं करती। बालकों की भाषा शैली, लेखन क्षमता का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि भाषा का तो काम ही नहीं रहता, ना शैली का, ना लिखने का। विचारों एवं चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित नहीं करती। स्वतंत्र व्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं करती, मतलब आप तुक्के नहीं मार सकते, तो आपकी स्वतंत्र व्यक्ति की छीन जाएगी। ज्ञान की गहनता का परीक्षण नहीं करती कि इसको कितना डेप्थ ज्ञान है, उसको हो सकता है 1 लाइनर पढ़ करके वो नाका लगा दे। उसके बाद निबंधात्मक परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में प्रश्नों का उत्तर विस्तृत, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक रूप से दिया जाता है, यानी कि बड़े स्तर पर। इन प्रश्नों का भी विशिष्ट महत्व होता है तथा ये बालकों में कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण करती है, स्पेशल गुणों का परीक्षण करती है। निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण क्या क्या हैं, निर्माण तुलनात्मक रूप से सरल होता है इनका, निबंधात्मक का। विचारों एवं चिंतन के संगठन को प्रोत्साहित करती है। बालकों की भाषा शैली, लेखन क्षमता की जांच करने में सक्षम होती है। बालकों को स्वतंत्र तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति करने हेतु प्रोत्साहित करती है। ज्ञान की गहनता का परीक्षण करने में सक्षम है ये, डेप्थ नॉलेज है उसका पता लगा सकते हैं इससे। अनुमान से उत्तर नहीं दिया जा सकता, आपको आ रहा है तो ही लिखा जाएगा, वरना आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। बालकों के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण कर सकती है ये। दोष क्या क्या है, इन परीक्षाओं का मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होता तथा अंकन पर परीक्षक के दृष्टिकोण या मनोदशा का प्रभाव पड़ता है। आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव है ये। इन परीक्षाओं का मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं होता, यानी कि हर बंदा अलग अलग लिखेगा और जो परीक्षक है वो हो सकता है किसी को गलत वाले को भी ज़्यादा नंबर दे दे। उसका दृष्टिकोण कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता और व्यापकता तथा विभेदकारिता के गुण कम होते हैं और संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। फिर आती है खुली किताब वाली परीक्षाएं। सामान्यतः विद्यालय प्रणाली में ली जाने वाली परीक्षाएं बंद किताब परीक्षा प्रकार की होती है, जिसमें बालक एक अवधि तक तथ्यों, सूचनाओं, सिद्धांतों आदि को याद करता है बुक में से देख करके, और परीक्षाओं में उनकी अभिव्यक्ति करता है। बुक साथ नहीं ले जा सकता। किंतु खुली किताब परीक्षा में बालकों को परीक्षा केस में पुस्तक, संदर्भ सामग्री ले जाने और उनको देखने की अनुमति होती है। प्रमुख लाभ क्या है, बालक तथ्यों, सूचनाओं को सिर्फ याद न रखें बल्कि उनका सही उपयोग करना सीखें। पुस्तकों, संदर्भ सामग्रियों का उचित एवं यथास्थान उपयोग होना चाहिए। ये खुली किताब परीक्षाओं का प्रमुख लाभ है। फिर मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियाँ। मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधियाँ व्यवहार के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है तथा कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण करती है ये।
सबसे पहला है अभिवृत्ति परीक्षण। अभिव्यक्ति के माध्यम से भावों की सकारात्मकता या नकारात्मकता का परीक्षण किया जाता है, वो अभिवृत्ति परीक्षण कहलाता है। अवलोकन या निरीक्षण परीक्षण की यह विधि व्यवहारवादियों की देन मानी जाती है। इसमें बालकों के व्यवहार का बाह्य अवलोकन कर कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण किया जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, अवलोकन या निरीक्षण। ये व्यवहारवादियों की देन है, और व्यवहार का बाह्य अवलोकन कर कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित। नियंत्रित यानी कि कंट्रोल सिचुएशन में, और अनियंत्रित अनकंट्रोल सिचुएशन में। तीसरी है गुणात्मक प्रविधि, वो है समाज मिति विधि। समाज के समूह के सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। जैसे कक्षा में कक्षा का लोकप्रिय बालक पूछने पर बताना कक्षा के सभी समूह के द्वारा। प्रतिपादक है जेल मोरेनो समाज मिति के। इस विधि में एक समूह के सदस्यों द्वारा वरीयताएं निर्धारित करके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सर्वाधिक या सबसे कम का चयन किया जाता है। समूह के सदस्यों के द्वारा कुछ वरीयताएं निर्धारित करके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर एक का चयन किया जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक सहयोगपूर्ण, सर्वाधिक अनुशासन, यह मान लिया क्राइटेरिया रख दिया और इसके अनुसार आप बताइए। फिर आते हैं रेटिंग स्केल या क्रम निर्धारण विधि। इस विधि में कुछ कथनों के सापेक्ष प्रतिक्रिया पूर्व निर्धारित 3, 5, 7 बिंदुओं के सापेक्ष ली जाती है, और इनमें से 5 बिंदुओं वाली पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय अथवा प्रचलित है। 5 स्टार रेटिंग। रेटिंग स्केल होता है ना प्ले स्टोर पर, वैसा सिस्टम होता है इसमें, जैसे सदैव 100%, पूर्णतः सहमत, प्राय अधिकांशतः सहमत, सामान्यतः औसत, आंशिक सहमत, कभी कभी असहमत, कभी नहीं, 0% संभावना जिसकी वो पूर्णतः असहमत। तो इस तरीके से होता है ये। रेटिंग स्केल विधि प्राय उच्च कक्षाओं में अधिक प्रयुक्त की जाती है। रेटिंग स्केल विधि है वो उच्च कक्षाओं में अधिक प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि बड़ी उम्र के बच्चे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। रेटिंग स्केल के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। आंकिक रेटिंग स्केल विधि, अंक दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ग्राफिक मतलब ग्राफ होता है, और बाधित चयन रेटिंग स्केल विधि। इस विधि में दिए गए समीकरण सभी कथन या तो अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल होते हैं, और उनमें से किसी एक का बेटर का चयन करना होता है। जैसे राहुल प्रतिदिन समय पर विद्यालय आता है, अनुशासन में रहता है, गृह कार्य पूर्ण करता है, इनमें से कोई एक अच्छी चीज़ चुननी होती है, तो बाधित चयन रेटिंग विधि कहलाती है। जो 5वीं गुणात्मक प्रविधि है वह है जांच सूची। यह विधि भी भावात्मक पक्ष के विशिष्ट गुणों का परीक्षण करती है। इसमें दिए गए कथनों का उत्तर केवल हाँ या नहीं में देना होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन पद्धतियों को बदल देना चाहिए, हाँ अथवा नहीं, ये होता है सिस्टम इसमें। फिर आता है साक्षात्कार, 6ठी गुणात्मक प्रविधि। व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुणों का परीक्षण मौखिक प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है तथा प्राप्त होने वाले उत्तरों प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है, संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार और अर्धसंरचित साक्षात्कार, जो मिला जुला रूप होता है वो अर्धसंरचित में आता है। संरचित साक्षात्कार, जब साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित होते हों तो वो संरचित है। असंरचित पूर्व नियोजित निर्धारित नहीं होते, और प्रश्न उसके बाद है आगे वाली प्रश्नावली विधि है गुणात्मक प्रविधियों में। प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। गुणात्मक प्रविधियों में प्रयोज्य को ही स्वयं से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अंकित करना होता है। जो व्यक्ति होता है उसी खुद को ही, जिसका आप जांच कर रहे हो उसे खुद ही कुछ प्रश्नों के उत्तर अंकित करने होते हैं। उनके दिए गए उत्तरों के आधार पर व्यक्ति के गुणों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्नावली के 4 प्रकार होते हैं। एक तो बंद प्रश्नावली होती है, एक खुली होती है, एक मिश्रित होती है और एक सचित्र वाली होती है। बंद में प्रश्नों के उत्तर केवल दिए गए विकल्पों के आधार पर होते हैं। खुली में स्वतंत्र व्यक्ति, मिश्रित में बंद और खुले दोनों, और सचित्र में चित्रात्मक प्रश्न होते हैं। उसके बाद आता है संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इस विधि में बालक के व्यक्तित्व के समस्त पक्षों से संबंधित सूचनाओं जैसे शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक चारित्रिक गुण आदि का एकत्रित ब्यौरा होता है संचयी अभिलेख में। उसके बारे में सारी डिटेल होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE।
कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन असेसमेंट। कंटिन्यूस यानी कि सतत लगातार मूल्यांकन करना, कॉम्प्रहेंसिव यानी कि सारे पक्षों का करना, इवोल्यूशन यानी कि आकलन या मूल्यांकन। तो CCE को क्यों लाना पड़ा? तो CCE से पहले क्या था कि परंपरागत मूल्यांकन पद्धति हुआ करती थी और उसके दो प्रमुख दोष थे। एक तो वो सावधिक यानी कि टाइम टू टाइम होती थी, निश्चित अवधि तक पढ़ाने के बाद मूल्यांकन होता था, जो कि गलत है। और एक केवल संज्ञानात्मक पक्ष की जांच करता है कि कितना सीखा है, बाकी पक्षों की जांच नहीं करता था। इसीलिए CCE को लाना पड़ा। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए NCF 2005 में यह सुझाव दिया गया कि मूल्यांकन एक अवधि तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ क्रिया है, एक अवधि तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ लगातार होनी चाहिए। अर्थात मूल्यांकन एक बार की प्रक्रिया न होकर के सतत है, लगातार है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथा साथ ही मूल्यांकन केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही न होकर के व्यवहार के अन्य पक्षों भावात्मक और क्रियात्मक का भी है। भावात्मक और क्रियात्मक का भी है। संज्ञानात्मक पक्ष शैक्षिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित है, वो संज्ञानात्मक होता है। और सहज शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि भावात्मक पक्ष भी शामिल होगा, जिसमें मूल्यांकन की सततता, शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर परीक्षणों की आवर्ती होना, परीक्षणों की नियमितता होना, अधिगम अंतरालों गैप का पता करना, ये मूल्यांकन की सततता के फायदे भी हैं एक तरीके से। और सुधारात्मक उपाय हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। अपने कोई पता चले कि ये गड़बड़ हो रही है तो आप उस चीज़ में सुधार कर सकते हैं। स्वयं मूल्यांकन तथा पुनः परीक्षण ये भी संभव है इसमें। मूल्यांकन की व्यापकता एरिया, शैक्षणिक और सहज शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन होता है। व्यापकता है ये, मूल्यांकन कितना विस्तृत है इसकी बात कर रहे हैं। एक तो शैक्षिक होता है और साथ में सहज शैक्षिक क्षेत्र भी शामिल होता है और तीनों पक्षों का मूल्यांकन करता है। दायरे की व्यापकता होती है इसकी पूरी। मूल्यांकन उपकरणों टूल्स की व्यापकता, मूल्यांकन उपकरण यानी कि टूल्स की व्यापकता, कई तरीकों से मूल्यांकन कर सकते हैं आप, बहुत सारे मेथड होते हैं। CCE कब आया? भारत में सर्वप्रथम CBSE ने सितंबर 2009 में परिपत्र संख्या 40-29/2009 द्वारा स्वीकृत किया था। 6 अक्टूबर 2009 को कक्षा में 9 में लागू किया गया था और सत्र था 2009-10 का। सत्र 2010-11 में आपका कक्षा 10 में लागू किया गया था ये CCE। और राजस्थान में अगर CCE की बात की जाए तो सत्र 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कक्षा 1 से 4 में CCE लागू किया गया था। कुल 60 विद्यालयों का चयन किया गया था, 1 से 4 वाले, 1 से 4 तक कक्षा का होता था, बाकी नहीं होता था। तो जयपुर में 20 विद्यालय थे, जमुआ रामगढ़ ब्लॉक है उसके, और अलवर के 40 विद्यालय थे, थानागाजी और उमरेण दो जगहों से 20-20। तो कुल 60 विद्यालयों का चयन किया गया था। 2011-12 में इन्हीं 60 विद्यालयों में कक्षा 5 से 8 में लागू किया गया और 2012-13 में विस्तार करके 3059 विद्यालयों में लागू किया गया। 2013-14 में विस्तार करके लगभग 5800 विद्यालय और 2014-15 में पूर्ण ब्लॉक योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के 2 ब्लॉक पूर्णतः CCE किए गए। लगभग 20,000 स्कूल शामिल थे जिसमें 2015 में संपूर्ण राजस्थान के आदर्श विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक लागू। CCE पद्धति में आकलन, एक तो होता है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक, एक होता है SA सम्मेटिव योगात्मक आकलन। दो तरीके का आकलन होता है CCE पद्धति में, 2 तरीके का आकलन होता है FA SA। अगर CBSE की बात की जाए तो CBSE में वर्तमान में FA कितने हैं? 4, SA कितने हैं? 2। प्रत्येक 6 माह में आयोजन किया जाता है। तो FA1, FA2 फिर एक SA1 हो जाएगा, एक FA3, FA4 और फिर एक SA2 का आयोजन हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। जबकि राजस्थान में 2018 तक तो ऐसा सिस्टम था कि SA 4 थे और FA 8 थे, और वर्तमान में SA 3 है और FA 6 हैं। वर्तमान में 3-6 ये याद रखना है, और 3 माह 3.5 माह से होता है। तो FA1, FA2 फिर SA1, FA3, FA4 फिर SA2 और फिर FA5, FA6 और फिर SA3। तो ऐसा इनका सिस्टम है। CCE में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख शब्दावली क्या क्या है? BLA, पहला शब्द है BLA। पहला शब्द कौन सा है? BLA, बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं जिसे, बेसिक लाइन असेसमेंट या बेस लाइन असेसमेंट। जब स्कूल लगता है ना, उसमें ये काम में लिया जाता है। आधार रेखा आंकलन, इसको आधार रेखा आंकलन कहते हैं। कक्षा 3 से शुरू होता है ये, कक्षा 3 से
बेस लाइन असेसमेंट। माना कि 50 विद्यार्थी एक स्कूल में, 50 में से बेस लाइन असेसमेंट किया गया तो 35 ऐसे बच्चे आए जो कक्षा 2 की दक्षताएं रखते हैं और 15 स्टूडेंट ऐसे आए जो कक्षा 1 की दक्षताएं आती है, यानी कि ये इनका लेवल थोड़ा गिरा हुआ है। तो निष्कर्ष के रूप में 2 समूह बनाए जाएंगे, कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर के नीचे के बालक, 2 समूह बन गए। अब BLA सत्र के आरंभ में लिया जाने वाला एक ऐसा आंकलन होता है जो कक्षा समूह के बालकों को उनकी बौद्धिक और मानसिक योग्यता के अनुसार कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के बालक अर्थात 2 समूह में विभक्त करता है, ताकि दोनों प्रकार के समूहों के लिए पृथक पृथक शिक्षण योजनाएं बनाई जा सके, उनको रेमेडी दी जा सके। BLA कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर के नीचे के बालक, इनमें जो कक्षा स्तर के बालक है उनमें तो क्षमता संवर्धन शिक्षण योजना, उनको तो और बढ़ाया दिया जाएगा और अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जाएगी। और जो कक्षा स्तर से नीचे के हैं उनके लिए बुनियादी दक्षताओं पर आधारित शिक्षण योजना, उनकी कमी कहाँ रही है उसको सुधारा जाएगा। BLA कक्षा 2 से शुरू होता है, ध्यान रखना है, BLA कक्षा 2 से शुरू होता है, 3 नहीं है, कक्षा 2 से शुरू, वो उदाहरण था 3 का। तो पर्यावरण विषय का BLA नहीं होता है, बेसिक लाइन असेसमेंट। एक बालक का एक बार ही BLA होता है, बेस लाइन असेसमेंट या बेसिक लाइन असेसमेंट एक बार ही होता है। दूसरा शब्दावली है वो है कार्यपत्रक, वर्कशीट। ये वास्तव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाने वाले आंकलन पत्रक होते हैं जो प्राय सप्ताह में 2 बार दिए जाते हैं और इन पर टिप्पणी अंकित करके अध्यापक द्वारा इन्हें पोर्टफोलियो में लगा दिया जाता है। एक फाइल होती है बच्चे की व्यक्तिगत फाइल, उसमें लगाया जाता है। पोर्टफोलियो यह एक दस्तावेज फाइल होती है जिसमें बालकों के साथ किए जाने वाले BLA के अलावा उनके द्वारा भरे गए कार्यपत्रकों और अन्य लिखित कार्यों का संग्रहण होता है, पोर्टफोलियो। फिर आता है चेकलिस्ट, संरचनात्मक आंकलन FA। फॉर्मेटिव असेसमेंट के समय 1 माह में 1 बार भरा जाने वाला ग्रेडिंग प्रपत्र होता है ये चेकलिस्ट, जिसमें बालकों को दिए गए विषयगत कार्यों में प्रदर्शन के आधार पर 3 ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, ABC। तो वो ग्रेड का मतलब क्या होता है, A ग्रेड तब दिया जाता है जब बालक बिना अध्यापक की सहायता से दिया गया काम कर लेता है, B ग्रेड तब देते हैं जब अध्यापक की आंशिक सहायता होती है, और C ग्रेड तब देते हैं जब बहुत अधिक सहायता अध्यापक को करनी पड़ती है, बच्चा कर नहीं पाता। उसके बाद स्केप होल्डिंग, ढांचा निर्माण। शिक्षक के द्वारा बालक को दिया गया स्पोर्ट, बाह्य स्पोर्ट, जिसके द्वारा उसके अव्यवस्थित तथा असंगठित ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित किया जा सके। मान लीजिए ये कोई काम है, इसको बालक अकेले नहीं कर पा रहा है, तो जो टीचर है वो थोड़ी सी सहायता कर देगा तो वो इस काम को प्राप्त करेगा, ये स्केप होल्डिंग होता है। पीयर असेसमेंट, समवयस्क समूह द्वारा किया जाने वाला आंकलन है, वो पीयर असेसमेंट कहलाता है। अध्यापक अनुभव डायरी, अध्यापक द्वारा लिखे बालकों के संबंध में होने वाले समस्त अनुभवों को लिखित रिकॉर्ड जिसे वह अभिभावकों से साझा करता है, वो अध्यापक अनुभव डायरी कहलाती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यान रिकॉर्ड या घटनाव्रत, ये भी शब्दावली है। बालकों के अवलोकित व्यवहार तथा उसकी समस्त प्रकार की विशेषताएं, दक्षताएं, उपलब्धियों का अभिलेख एक्सटर्नल रिकॉर्ड कहलाता है। तो उसके बाद में अपने पढ़ते हैं FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे संरचनात्मक, रचनात्मक, निर्माणात्मक या रचनात्मक आंकलन कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आंकलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करते हैं, उसे बेहतर बनाने का सुझाव देते हैं तथा जो बालकों के अधिगम अंतरालों को पहचान कर उनमें सुधार का परामर्श देते हैं। इसीलिए उन्हें सुझावात्मक या सुधारात्मक आंकलन वाला आंकलन कहा जाता है। इसीलिए उन्हें सुझावात्मक या सुधारात्मक आंकलन वाला आंकलन कहा जाता है। अंक देना उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ सुधार का परामर्श देते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाते हैं। ये अधिगम की प्रभावशीलता की जांच करते हैं और सुझाव देते हैं। अधिगम अंतराल, दिक्कत क्या है उसको पहचान करेंगे और उसके सुधार का परामर्श देंगे। इनका उद्देश्य कोई अंक वंक देना नहीं होता। दूसरा होता है आपका योगात्मक आंकलन, ऐसे
ऐसे योगात्मक आंकलन या संकलनात्मक या समेकित आंकलन, समेटिव असेसमेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्ति पर लिया जाने वाला ऐसा आंकलन जो पूर्व के संरचनात्मक आंकलनों का समेकन होते हैं। FA का संकलन करके ऐसे बनाया जाता है। कहीं ना कहीं योगात्मक आंकलन फीडबैक नहीं देते, ये सुझाव नहीं देते, बल्कि केवल निर्णय देते हैं, रिजल्ट देते हैं, निर्णय देते हैं। ये सिर्फ FA और SA में अंतर क्या है? तो FA शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य समय पर मध्य बीच में लिए जाते हैं, जबकि SA हैं वो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समाप्ति पर लिए जाने वाले आंकलन हैं। ये सुधार के दृष्टिकोण से लिए जाते हैं और ये समय विशेष पर बालकों के ज्ञान, दक्षता, कौशल का स्तर तय करते हैं उनका। ये FA सुझावात्मक होते हैं और SA निर्णयात्मक होते हैं। ये शिक्षकों, विद्यार्थियों दोनों को फीडबैक देते हैं और ये प्रक्रिया के अंत में बालक की उपलब्धि, ग्रेड, रैंक, अंक ये सब प्रदान करते हैं। ये सीखने के लिए आंकलन होते हैं FA, और SA सीखने का आंकलन होता है। 4 होते हैं, ये ऑफ होते हैं। ये आंकलन अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों स्वरूप में होते हैं। ये केवल और केवल औपचारिक होते हैं ऐसे। ये आंकलन अवलोकन, मौखिक परीक्षण, इकाई परीक्षण द्वारा अथवा अन्य ऐसे तरीके द्वारा लिया जा सकता है जिसे अध्यापक उचित समझे। ये टर्म परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के रूप में होते हैं। जो ऐसे होते हैं वो आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक, टर्म परीक्षाएं इनके रूप में होते हैं और ये इनका कोई फिक्स नहीं होता। जब अध्यापक उचित समझे तब ले सकता है। जो FA हैं वो आंकलन निर्णयों के लिए जाते हैं, अल्पकालीन होते हैं ये, ठीक। तो एक तो आंकलन निर्णयों के लिए, अल्पकालीन निर्णयों के लिए लिए जाते हैं, और ये दीर्घकालीन निर्णयों के लिए जाते हैं क्योंकि ये पूरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे आपका, और ये छोटा सा सुधार करेंगे। इसके निष्कर्ष अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते और इनके निष्कर्ष अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। CC राजस्थान और CBSE दोनों में अंतर क्या है? तो CBSE में ऐसे होते हैं 2 और FA होते हैं 4, FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2। राजस्थान में क्या होता है? ऐसे तो 3 होते हैं और FA होते हैं 6, 2 FA होंगे सारों में और एक SA1, SA2 और SA3, 3.5 मार्क। राजस्थान FA का कोई भी अंक भार पृथक से नहीं होता, केवल लिए गए FA के आधार पर शैक्षणिक अवधि के अंत में SA लिया जाता है। FA का कोई अंक नहीं जुड़ता है, केवल SA का अंक जुड़ता है। 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली, ये क्या सिस्टम होता है? जैसे 91 से 100 नंबर आए हैं तो A1 ग्रेड देंगे, 81 से 90 नंबर आए हैं तो A2 ग्रेड देंगे, 73 से 80 आए हैं तो B1, और 61 से 70 आए हैं तो B2, और 51 से 60 हैं तो C1, 41 से 50 हैं तो C2, 33 से 40 हैं तो D, और 32 से कम है तो E, जिसमें सुधार अपेक्षित है और पुनः परीक्षा लेगी या पुनः परीक्षा में बैठाया जाएगा। और ये E1 और E2 वाले हैं 21 से 32 और 20 से कम वाले। CBSE में वर्तमान में अंकन प्रणाली कैसी है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। CBSE में अंकन प्रणाली कैसी है? CBSE में क्या है कि FA के नंबर भी जुड़ते हैं। तो 2 टर्म होते हैं इनमें, SA1 और SA2, ठीक है। 2 टर्म हो गए जिसमें PT1 और PT2। PT का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेस्ट, ये 10 अंक के होते हैं, ठीक है। फिर NB नोटबुक के होते हैं 5, NB1, और फिर SE सब्जेक्ट इंक्रीमेंट, ये 5 होते हैं, और HY ये हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके 80 अंक है। तो कुल 100 का एक टर्म हो गया SA1, और इसी तरीके से सेम दूसरा इधर होगा, PT1 PT2 था यहाँ पे PT3 PT4 हो जाएगा 10 अंक का। वही NB 5 अंक का, SE 5 अंक का, और एनुअल जो लास्ट वाला होता है वो 80 अंक का। इस तरीके से पूर्णांक 200 का होता है। निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण। निदान क्या होता है? कोई चीज़ को डायग्नोस करना, उसको ढूंढना, और रेमेडी उपचार हो गया उसका। निदान कोई दिक्कत है उसको ढूंढना, उपचार उसका समाधान होता है, रेमेडी।
व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के आधार पर माना जा सकता है कि प्रत्येक कक्षा समूह में बौद्धिक आधार पर प्रतिभाशाली, औसत, पिछड़े, कमजोर विद्यार्थी होते हैं तथा इनका पता एक विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण से ही किया जा सकता है, जो विभेद कर सके, अलग अलग समूह में पहचान कर सके। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? जो ये पहचानने का काम करते हैं ना, वो उपलब्धि परीक्षण होता है। किंतु ये सामान्य उपलब्धि परीक्षण यह तो पता कर लेते हैं कि शैक्षिक रूप से दुर्बल बालक कौन है, उनकी शैक्षणिक दुर्बलता के कारण पता करने में सक्षम नहीं होते, इसीलिए ये काम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। कारण पता करने का काम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अतः सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल शैक्षणिक दुर्बलता के कारणों का पता लगाते हैं बल्कि उन कारणों का विश्लेषण कर समाधान एवं परामर्श देते हैं, वो निदानात्मक परीक्षण होते हैं। और उपलब्धि परीक्षणों का निदानात्मक परीक्षणों में मुख्य अंतर उद्देश्यों का होता है। जो निदानात्मक होते हैं वो परामर्श देते हैं और उपचारात्मक है वो इलाज करते हैं। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। अगर आपको कोई समस्या का कारण पता लगेगा तभी तो आप उसका उपचार करेंगे। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं। जैसे कोई बच्चा 25 + 38 है, इसको जोड़ता है तो वो 513 कर देता है। उपलब्धि परीक्षण उसकी ये है कि उसको जोड़ आता है, ठीक है, लेकिन उसको गलत रहा है तो उसकी उपलब्धि 0 है। और जो उसकी दिक्कत है उसको निदानात्मक में लेकर के आएंगे कि वो हासिल उसको नहीं लगानी आ रही है, हासिल का ज्ञान नहीं है, मात्रात्मक ज्ञान नहीं है, तो उसके बाद उसका उपचार करेंगे, उसको हासिल लाना सिखाएंगे। ये आपका उपचारात्मक में आ जाएगा। बालक को हासिल का ज्ञान नहीं है, मात्रात्मक समझ नहीं है उसे, ये उसकी त्रुटि है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कार्टर गुड के अनुसार निदान का अर्थ है सीखने संबंधित कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। योकम और सिम्पसन के अनुसार निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया। योकम और सिम्पसन। ब्रूकर और मेलवी के अनुसार निदानात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य किसी वस्तु में बालकों की विशिष्ट कमजोरी को प्रकाश में लाना ताकि कमजोरी के कारणों की छानबीन करके उपचारात्मक कदम उठाया जा सके। उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण ये समय विशेष पर बालक ने कितना ज्ञान, अंक, ग्रेड अर्जित किया इसका निर्धारण करते हैं। निदानात्मक परीक्षण बालकों ने कम अंक, ज्ञान प्राप्त करने के कारणों का पता करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके नंबर कम क्यों आए। उपलब्धि परीक्षण ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं और उपलब्धि के बजाय निदानात्मक परीक्षण वो आपके तीनों पक्षों से जुड़े होते हैं। जो निदानात्मक है वो तीनों पक्षों से जुड़े होते हैं। इनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है और इनकी प्रति मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होती है। ये सीखने का आंकलन है और ये सीखने के लिए आंकलन है। ये प्रक्रिया के अंत में बालकों को उपलब्धि ग्रेड देते हैं। ये अधिगम के अवरोधकों को ढूंढ करके उन्हें हटाने या उनका परामर्श देते हैं। उपलब्धि परीक्षणों में प्रश्न सरल से कठिनाई के क्रम में होते हैं। निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्न सीखने के क्रम यानी कि सीक्वेंस में होते हैं। उनमें तो सरल से कठिन होते हैं और इनमें सिखाने का उद्देश्य होता है। इनकी प्रकृति निर्णायक होती है और इनकी प्रकृति सुझावात्मक होती है। ये बालक के सीखने की परिस्थितियाँ क्या है, वह कितना मोटिवेटेड है, यह जानना उपलब्धि परीक्षणों का काम नहीं होता। जबकि निदानात्मक परीक्षण में परिस्थितियाँ, अभिप्रेरणा स्तर, ये सब ध्यान में रखा जाता है। निदानात्मक परीक्षणों का मुख्य काम यही है। निदानात्मक परीक्षणों के स्वरूप। बालक क्या त्रुटि करता है, बालक किस स्थिति में त्रुटि करता है, वो बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा या कॉपी में भी नहीं लिख पा रहा, कहाँ वो गलती कर रहा है, त्रुटि का कारण क्या है और त्रुटि का विस्तार क्या है, कितने बड़े लेवल तक वो गलती कर रहा है, इस त्रुटि का अन्य त्रुटियों से संबंध क्या है, किस त्रुटि का उपचार व्यक्तिगत या सामूहिक किया जाए। निदान की प्रक्रिया। निदान योग्य उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन, औसत शैक्षिक दुर्बल अधिगम अवरोधक वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। निदान की प्रक्रिया में क्या है, निदान योग्य उपयुक्त विद्यार्थियों का चयन करना, औसत शैक्षिक दुर्बल अधिगम अवरोधक सबको अलग अलग छांटना, उनकी पहचान करना।
उक्त विद्यार्थियों के लिए अधिगम कठिनता वाले क्षेत्रों की पहचान करना। उक्त विद्यार्थियों के लिए अधिगम कठिनता वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, कमजोरी के वास्तविक कारणों की खोज करना, यह निदान की प्रक्रिया में आता है। और विषयगत कठिनता के क्षेत्रों में अवधारणात्मक समझ सुदृढ़ करने, यानी कि जहाँ उनकी समझ सही नहीं है या कोई गलत उदाहरण पकड़ रखी है तो उसको सही करने का सुझाव देना, त्रुटियों को पुनः करने से रोकने के उपाय खोजना। निदानात्मक परीक्षणों का महत्व और विशेषताएं। त्रुटियों के वास्तविक कारणों का पता चलता है इससे, और लर्निंग गैप, अधिगम अंतराल है, उनको सही करने के तरीके या सही तरीके से पता चलता है उनका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वांछित सुधार भी आता है और विद्यार्थियों के कुशल शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार विषय वस्तु का चयन एवं संप्रेषण करना उपचारात्मक शिक्षण का आधार तैयार ये निदानात्मक ही करते हैं। प्रमुख निदानात्मक परीक्षण प्रमाणीकृत या मानकीकृत कौन कौन से? तो गणित में एक निदानात्मक परीक्षण होता है कंपास डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अर्थमेटिक, यह होता है। भाषा में आयोवा साइलेंट रीडिंग टेस्ट, मौन वाचन की क्षमता कौशल, और एक प्रेसी का वाचन परीक्षण। गणित विषय में अधिगम कठिनता के क्षेत्र संक्रियात्मक समझ पर्याप्त न होना। गणित में कठिनता के क्षेत्र कौन कौन से? एक तो बच्चे को संक्रियात्मक, जोड़ घटाव गुणा भाग, इनकी समझ न होना, भिन्न दशमलव संख्याएं आदि पर अवधारणात्मक समझ न होना, और वर्गमूल, घनमूल, घनमूल इन पर समझ विकसित न होना, HCF LCM का ज्ञान न होना, बीजीय अवधारणाओं से परिचित न होना, पर्याप्त समझ नहीं होना उनको, रेखा गणितीय अवधारणाओं, संकेतों आदि पर उचित समझ न होना। उसके बाद में आता है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग। निदानात्मक के बाद में उपचारात्मक आता है। सामान्यतः शिक्षण योजना से भिन्न ऐसी विशेष शिक्षण योजना जिसमें निदानात्मक परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों एवं परामर्श के आधार पर शैक्षिक दुर्बलता के क्षेत्रों का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। पहले निदान करेंगे और फिर उसका उपचार करेंगे, बस इतनी सी बात है ये। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में एक उत्तम शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण है वो वास्तव में एक उत्तम शिक्षण है जो छात्रों की वास्तविक स्थिति के अनुरूप होता है तथा सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनकी कमजोरी के क्षेत्रों में और अधिक योग्य बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। योकम तथा सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने की प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। योकम तथा सिम्पसन ने कहा है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र क्या क्या हैं। वाचन हो गया, उसमें कर सकते हैं, लेखन में, उच्चारण में, भाषा व्याकरण में, गणित गणनात्मक कौशल में, सभी जगह होता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण योजना अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम, शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन, समायोजन प्रविधियों का प्रयोग। सबसे पहले अनुवर्ग शिक्षण करते हैं, ट्यूटोरियल, ट्यूशन बोलते हैं जिसको, वो होता है ये। विद्यार्थियों की समस्याओं त्रुटियों के आधार पर छोटे छोटे समूह में शिक्षण, घर जाकर उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, वो इसी में आता है। व्यक्तिक भिन्नता का पालन किया जाता है इसमें, हर बच्चे को अलग अलग ध्यान रखा जाता है उसकी उपलब्धियों का, और शिक्षक छात्र संबंध है वो दृढ़ बन जाता है इसमें पर्सनली। स्वामित्व अधिगम है, इसमें क्या होता है पहले से ही 50-55% प्रश्न हल कर पाएगा, पहले ही तय कर लिया जाता है कि 50 से 55% प्रश्न तो हल कर लेगा, अगर नहीं कर पाया तो पुनः शिक्षण करवाया जाएगा। प्रतिपादक हैं इसके BS ब्लूम। विषय वस्तु को छोटी इकाइयों में विभक्त किया जाता है, प्रत्येक इकाई में उपलब्धि स्तर 80 से 85%, 50 नहीं है 80 से 85%। अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखा जाता है पहले, और पुनर्बलन तथा पुनर्शिक्षण होता है इसमें। फिर शाक्य अभिक्रमित अनुदेशन, शाक्य अभिक्रम नॉर्मन क्राउटर ने दिया था, बालकों की गई त्रुटियों का कारण स्पष्ट करते हुए उपचारात्मक पद होते हैं इसमें अलग अलग। उसके बाद समायोजन प्रविधियों का प्रयोग, भावनात्मक, संवेगात्मक, अभिप्रेरणात्मक समस्याओं को दूर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में निम्न बिंदुओं को
योजना में महत्व दिया जाना चाहिए। अवधारणाओं का परिचय आगमनात्मक पद्धतियों के माध्यम से दिया जाए। शिक्षण प्रक्रिया में मूर्त शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, अर्थात अधिकाधिक श्रव्य दृश्य सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल प्रक्षेपण आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और छात्र अंतः क्रियाओं L2L इंटरेक्शन है, उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। L2L इंटरेक्शन होता है ना, उसमें 70% बात याद रहती है। L2T होता है 20% और L2M होता है वो 10%। शैक्षणिक रूप से दुर्बल विद्यार्थियों को आगे की पंक्तियों में बिठाया जाना चाहिए। बालकों को उनकी त्रुटियों पर डांटा नहीं जाए, त्रुटियों को अधिगम का आधार मानते हुए बालकों को पुनर्बलन दिया जाए। बालकों को अधिकाधिक क्रियात्मक प्रायोगिक कार्यों को करने का अवसर दिया जाए।